हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सजीव और निर्जीव। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में दिया गया है सजीव और निर्जीव के बारे में। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि निर्जीव और सजीव होता क्या है। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए आसान होगा। उदाहरण के लिए हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं क्या है, निर्जीव। निर्जीव ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि निर्जीव में कौन कौन से गुण होते हैं, मतलब निर्जीव वस्तुओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो निर्जीव वस्तुएं ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जो कि हम महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा सिक्का सजीव नहीं है। मतलब कुर्सी, मेज, पत्थर या सिक्का क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। विश्व के सभी मानव तथा गाय, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कीट जैसे सभी जंतु सजीव है। तो ये सारे जंतु जो क्या है, सजीव। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना बहुत सरल नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति मतलब होता है तरह, यानी पौधे सजीव हैं परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की तरह चल या उड़ नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो क्या इसका अर्थ यह है कि बादल सजीव हैं? नहीं। आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में विभेद किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? तब हम उन्हीं लक्षणों के बारे में देखेंगे कि सजीव वस्तुओं में या सजीव चीज़ों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो कि ये बताता है कि वो वस्तु या फिर वो चीज़ जो है सजीव है। तो एक मोटे तौर पे हम लोग जानते हैं कि सजीव वस्तुएं जो है वो वृद्धि करते हैं, चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं और महसूस कर पाते हैं। जैसे कि हम मनुष्य, जानवर और पक्षी जो होते हैं वो चलते फिरते हैं, सांस ले सकते हैं, वृद्धि करते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। भावनाओं को, किसी भी तरह की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसे जीव क्या हैं, सजीव हैं। जो भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज़ है, जो भी वस्तु है मनुष्यों के द्वारा बनाई गई, वो सारी वस्तुएं क्या है, निर्जीव है। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यानी कि मनुष्य सजीवों का एक अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए तथा पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। तो सजीव वस्तुओं के जो लक्षण होते हैं, काफ़ी लक्षण ऐसे होते हैं जो कि मिलते जुलते हैं। जैसे कि हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। पेड़ पौधे सांस ले सकते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे चल नहीं सकते। तो ये चीज़ जो है अलग होगी, मनुष्यों से अलग हो गई। मनुष्य चल फिर सकते हैं लेकिन पेड़ पौधे चल नहीं सकते, लेकिन वो सांस ले सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं। अब यहाँ पर है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये एक टॉपिक है, अब इसी के बारे में आगे दिया गया है। हमने यह जाना है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। नितांत मतलब बहुत आवश्यक, मतलब हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं।
जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जंतु यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं, जैसे कि जानवर होते हैं, शेर, बाघ, हिरण या फिर और भी कोई जानवर, तो वो अपने भोजन के लिए या तो पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन से पौधों और जानवरों के विभिन्न अंगों की वृद्धि होती है। भोजन से क्या होता है? पौधों और जानवरों के विभिन्न अंगों की वृद्धि होती है और भोजन से हमें ऊर्जा भी मिलती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? परिलक्षित होना मतलब क्या होता है? दिखना, यानी क्या सभी जीवों में वृद्धि दिखाई देती है? तो यहाँ पर मनुष्य की वृद्धि के बारे में है। क्या 5 वर्ष पुराना शर्ट आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक शिशु है, शिशु धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे उसमें वृद्धि होगी। अब वो 2 वर्ष का हो गया है। अब ये बच्चा जो है 3 से 4 वर्ष का है, फिर ये बड़ा हो के 13 से 14 वर्ष का हो गया और फिर उसके बाद ये और बड़ा हो के 20 से 21 साल का हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? मनुष्य में वृद्धि 1 से 21 वर्ष तक। आप देख सकते हैं कि मनुष्यों में किस तरह से वृद्धि होती है। तो ठीक इसी तरह जानवरों में, पक्षियों में, सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क बन जाते हैं। एक अंडे से चूजा निकलता है। चूजा कहा जाता है मुर्गी के बच्चे को। चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में विकसित हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है जंतुओं के वृद्धि के बारे में। अभी हमने देखा मनुष्यों की वृद्धि के बारे में, मनुष्य किस तरह से वृद्धि करते हैं, तो उसी तरह से अन्य जंतु भी वृद्धि करते हैं। ये अंडा है, अंडे से चूजा निकलता है, फिर चूजा बड़ा होकर मुर्गी बनती है, मुर्गी या फिर मुर्गा, ठीक है, और फिर ये और बड़ा हो जाता है, तो ये छोटी मुर्गी और ये बड़ी मुर्गी है। अब पौधे के बारे में कह रहे हैं। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं, तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। वृद्धि सिर्फ सजीवों में ही होती है, निर्जीव वस्तु में वृद्धि नहीं होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं कर सकती? अब यहाँ पे एक टॉपिक है, क्या सभी सजीव सांस ले सकते हैं? तो अभी तो हमने देखा वृद्धि के बारे में, अब हम ये देखेंगे कि क्या सभी सजीव वस्तुएं सांस ले सकती है। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवशेष वायु को हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में अवलोकन कीजिए तथा उसके पेट की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि मनुष्य या फिर किसी भी जानवर को सोते हुए, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली वगैरह को सोते हुए जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो पेट है वो थोड़ा सा हल्का हल्का मंद गति से ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा उनमें श्वसन क्रिया होती रहती है। तो सभी सजीव वस्तुएं हमेशा सांस लेते रहती है, इसीलिए इस तरह की गति होती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा श्वसन के बाद ही मिल पाती है। जो भोजन हम करते हैं
तो उससे शरीर को ऊर्जा तभी मिलती है जब हम श्वसन लेते हैं, यानी सांस लेते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन एक ईंधन है। शरीर के अंदर किए गए भोजन को ऑक्सीजन के सहायता से दहन होता है, जिससे हमारे शरीर को जीवित रखने एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है किससे? भोजन से। कुछ जंतुओं में श्वसन का तरीका भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछली कैसे सांस लेती है? मछली के गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में घुली वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। मछली गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? तो बिल्कुल पौधे श्वसन करते हैं। पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। निष्कासित करना मतलब बाहर निकाल देना। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि पौधे जब भी अपना भोजन बनाते हैं तो वो हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं। प्रकाश की सहायता से ही भोजन बना पाते हैं। और पौधे कैसे सांस लेते हैं? पौधे जब सांस लेते हैं तो वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये लाइन इम्पोर्टेंट है। पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। श्वसन क्रिया हमेशा चलती रहती है। पौधों में भी दिन में भी वो सांस लेते हैं। पौधे दिन में भी सांस लेते हैं और रात में भी सांस लेते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जो मानव और जंतु के लिए काफ़ी लाभदायक है। क्या निर्जीव वस्तुएं सांस लेती है? आपको क्या लगता है? पहले हम इसको समझते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जब पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो भोजन बनाने के टाइम पौधे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, जबकि वो जब सांस लेते हैं, पौधे जब रात के टाइम में सांस लेते हैं तो उस टाइम रात के टाइम में पौधे ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन बनाते हैं तो दिन के टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन सभी जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? पहले हम ये समझेंगे कि उद्दीपन का मतलब होता क्या है। उद्दीपन का मतलब होता है कि जैसे अगर हमें शरीर में कुछ होता है तो हमारा शरीर अचानक से रिएक्ट करता है, तो उसी को कहते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी चींटी ने काट लिया तो हमारा हाथ जो है अचानक से अपने आप ही उस भाग पे चले जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। तो यहाँ पर नीचे जो दिया गया है, यहाँ पर उद्दीपन को ही अच्छे से समझाया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग उद्दीपन को अच्छे से समझ सकें। जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं और आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज़ धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है, जब तक कि वे तेज प्रकाश के लिए अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा आदि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन हैं जिसके प्रति ज्ञानेंद्रियां अनुक्रिया करती है।
ठीक है, जो बातें मैंने आपको अभी बताई वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अचानक से अगर कोई प्रक्रिया होती है तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ अनुक्रिया करती है या एक्शन करती है, तो उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु यानी पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक सजग नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब जला देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है जैसे कि हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ आदि। तो ये सब क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। जंतु भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, जैसे कि आपने रात रानी का नाम सुना होगा। रात रानी का उसमें जो फूल होता है वो सिर्फ रात के टाइम में ही खिलता है। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होते हैं। पौधे भी अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन के प्रति। क्रियाकलाप 1 से समझिए। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? जिन जंतुओं में सिर पर स्पर्शक होते हैं वे स्पर्श, दबाव, ध्वनि, गंध, प्रकाश, तापमान, नमी आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। अंधे व्यक्ति स्पर्श से पहचान कर लेते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो यहाँ पे इन चीज़ों का मतलब बस इतना ही था कि मनुष्य हो या जंतु हो या फिर पौधे, सभी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। आई होप अब आप सबको उद्दीपन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सजीवों में उत्सर्जन। हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विषैले एवं दूषित पदार्थ बनते रहते हैं। ऐसे दूषित पदार्थ मूत्र के साथ हमारे शरीर से निकाल दिए जाते हैं। इसे उत्सर्जन कहते हैं। इसी प्रकार पैरों में भी उत्सर्जन देखा जा सकता है। पैरों में अपशिष्ट पदार्थ छाल के नीचे जमा होता है, जो छाल के फटने के साथ बाहर निकल जाता है। पैर से सूखी पत्तियों के गिरने के साथ अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। मनुष्यों या फिर जंतुओं में क्या होता है? हमारे शरीर के विषैले पदार्थ जो हैं वो मल मूत्र के द्वारा निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो उसी तरह का उत्सर्जन पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ में आपने देखा होगा कि एक टाइम पर पेड़ की पत्तियां झड़ने लगती है, पीली पड़ जाती है और वो झड़ने लगती है। पेड़ के जो छाल होते हैं वो उखड़ने लगते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि पेड़ में भी उत्सर्जन होता है। मतलब पेड़ में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो छाल के फटने के साथ बाहर निकल जाते हैं या फिर सूखी पत्तियों के गिरने के साथ इसका निष्कासन हो जाता है। अब एक और टॉपिक है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी अन्य पक्षी के घोंसले देखे हैं? वे घोंसलों में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं पक्षी के अंडे जिसके फूटने पर बच्चे बाहर निकल जाते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे जंतुओं के फिगर दिए गए हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ते,
गाय और बिल्लियाँ। तो ये सभी बच्चों को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा कि हम जो पौधे लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं, तो सभी पौधे ऐसे नहीं होते कि हम उसके बीज के द्वारा उसको दोबारा उगा सकें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी टहनियों के द्वारा हम उसे उगाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको हम उसके बीजों के द्वारा उगाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि पौधों में प्रजनन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि जीव जंतुओं में प्रजनन के तरीके अलग होते हैं। कुछ जंतुएं बच्चों को जन्म देते हैं तो कुछ जंतुएं अंडों को जन्म देते हैं, जिससे बाद में अंडे बस फूटित होकर, यानी कि अंडे के फूटने के बाद उससे बच्चा बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक फिगर है, एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। तो यहाँ पर एक ऐसा फिगर है जहाँ पे बीज के द्वारा बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। आलू की सुप्त कलिका से उगता एक पौधा। गुलाब, आम, लीची आदि के पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधे उगाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 2 है। गुलाब अथवा मेहंदी के धड़ से कलम बना लीजिए। इसे मिट्टी में लगाइए। इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों उपरांत क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए और उसी प्रकार कार्य कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने सदृश अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। सदृश मतलब अपने जैसे अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां एवं संतानों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या निर्जीव भी संतान उत्पन्न करते हैं? क्या निर्जीव भी संतान उत्पन्न करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। निर्जीव वस्तुएं कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अब यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि क्या सभी सजीव गति करते हैं। हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था गति के बारे में। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, तब वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? लाजवंती यानी कि छुई मुई के पौधों को छूने मात्र से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। सूर्यमुखी फूल सूरज की ओर ही खिलता है। अवलोकन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि हम छुई मुई के पौधों को छूते हैं तो उसकी पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती है, तो वो गति है। तो इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये साबित होता है कि पौधे भी गति करते हैं। हाँ, भले ही वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, तो लेकिन फिर भी वे जल को अवशोषित करते हैं, खनिज को अवशोषित करते हैं और खाद्य पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित करते हैं, भेजते हैं। तो वो सब क्या है? पौधों में गति के ही उदाहरण है। तो पौधों में गति इसी तरह से होती है। गति करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो वो गमन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, तो वो गमन हो गया। लेकिन गति वो भी होता है, जैसे कि आप एक स्थान पे बैठे हुए हैं, आप अपने हाथ हिला रहे हैं, अपना सिर हिला रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो पौधों में भी गति होता है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं।
क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? निर्जीव वस्तुएं भी गति करते हैं। बस, कार, ये सब जो है निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ये भी गति करते हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं होता है कि ये सजीव वस्तुएं हैं। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जब तक वे प्रजनन कर अपने सदृश संतान उत्पन्न करे या करते रहेंगे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है, जबकि निर्जीव अपने नष्ट होने तक बने रहेंगे, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं कर सकती। तो इसीलिए निर्जीव वस्तुएं तभी तक रहेंगी जब तक वो नष्ट ना हो जाए, लेकिन सजीव वस्तुओं में प्रजनन करने की क्षमता होती है। जब तक सजीव वस्तुएं प्रजनन करते रहेंगे तब तक उनका अस्तित्व बना रहेगा। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से परिलक्षित होते हैं। तो सजीव वस्तुओं में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि सभी में समान होती है। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में कुछ लक्षण दिखाई देते हो? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल आदि ये सभी सजीव वस्तुएं नहीं हैं। हाँ, ये सभी गति कर सकते हैं, लेकिन इनमें प्रजनन करने की क्षमता, वृद्धि करने की क्षमता, मृत्यु या फिर उद्दीपन, उत्सर्जन, श्वसन की क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए ये सभी जो हैं क्या है, सजीव वस्तुएं नहीं हैं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ परिलक्षित नहीं होते। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली में यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, निर्जीव वस्तुएं गति कर सकते हैं, लेकिन वो वृद्धि नहीं कर सकते, ना ही वो प्रजनन कर सकते हैं, ना ही वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दे सकते हैं, ना उत्सर्जन कर सकते हैं, ना वृद्धि कर सकते हैं, ना उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए निर्जीव वस्तुएं निर्जीव है, वो सिर्फ गति कर सकती है, और गति भी सभी निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि टेबल, कुर्सी वगैरह ये सारे चीज़ें जो है गति नहीं कर सकती। कार, बस, ट्रेन आदि ये सभी गति कर सकती है, लेकिन इनमें सजीवों के और भी गुण नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए ये सभी सजीव नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्या यह सर्वदा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की निश्चित रूप से परिलक्षित होते हैं? हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही परिलक्षित होते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? क्या एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा जाता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, अथवा जीव के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है? क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी, अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। इसे ही सुषुप्तावस्था कहते हैं। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए कि सुषुप्तावस्था किसे कहते हैं या फिर ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं जिसे इन्हें जीवित कहा जा सके, तो इसे ही सुषुप्तावस्था कहते हैं। फिर जीवन क्या है? मक्के या गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है?
मक्के की बोरी में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रिया उतनी सक्रिय नहीं होती। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अनायास ही मुंह से निकल जाता है, जीवन सुंदर है। दोस्तों, आई होप आपको सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, सजीव वस्तुओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सजीव वस्तुओं को सजीव बनाती है और निर्जीव वस्तुओं को निर्जीव। हालांकि कुछ निर्जीव वस्तुएं ऐसी होती है जो कि गति करती है, लेकिन उसमें सजीवों के और भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें क्या है, निर्जीव है। और सजीव वस्तुएं या सजीव चीज़ें गति भी करती है, उत्सर्जन करती है, प्रजनन करती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है और श्वसन की क्रिया भी इसमें होती है। तो इसीलिए सजीव वस्तुएं सजीव है और निर्जीव निर्जीव। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। पौधे एवं जंतु दोनों सजीव हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने सीखी कि पौधे एवं जंतु दोनों सजीव हैं। सजीवों के मुख्य लक्षण हैं श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन, प्रजनन, उत्सर्जन, ठीक है। ये सजीवों के मुख्य लक्षण हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सांस लेना एवं छोड़ना श्वसन क्रिया का एक अंग है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं। सदृश मतलब क्या होता है, अपने जैसा। जैसे मनुष्य का संतान मनुष्य के जैसा होता है और पशुओं की संतान जो होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, इन सब की संतान उन्हीं पशुओं की तरह होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, सदृश संतान। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।